बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब किस्त 63 मुलाहिजा फरमाएं। जब मैंने नवीता को फोन किया था तो उसने बताया था कि जानकी और प्रसाद भी यहाँ मौजूद है, लेकिन अब उनकी मौजूदगी के आसार नजर नहीं आ रहे। मुझे शुबा है कि वो दोनों भी उनके हाथ ना लग गए हों। थाई ने जवाब नहीं दिया, खामोशी से मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में तशवीश नुमाया थी। मैं चलने में वहां खड़ा रहा और फिर काटे के दूसरे कमरों को चेक करने लगा। ये काटी ज्यादा बड़ा नहीं था। 2 बेडरूम थे और एक ड्राइंग रूम। एक बेडरूम में नवीता की लाश थी, दूसरे बेडरूम में भी आरामदेह बिस्तर बिछा हुआ था और जरूरत की दूसरी चीजें भी मौजूद थी। ये बेडरूम शायद नवीता ने अपने मेहमानों के लिए मखसूस कर रखा था, लेकिन इसकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि कई रोज से इस बिस्तर पर कोई सोया नहीं था। पूरे काठी में जानकी और प्रसाद का सुराग नहीं मिला। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे सर उभारने लगे। मैंने नवीता को शाम 6 बजे फोन किया था। उसके 10 मिनट बाद ही थाई के साथ रवाना हो गया था। हमें वहां तक पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगा होगा। पहाड़ी इलाकों में सूरज जल्दी गुरूब हो जाता है। जब हम वहां पहुंचे तो शाम का अंधेरा फैल चुका था और अब ये सूरत हाल मेरे सामने थी। 6 बजे जानकी और प्रसाद वहां मौजूद थे। नवीता ने उन्हें बता दिया होगा कि हम आ रहे हैं, इसलिए ये सोचना महाल था कि हमारा फोन मिलने के बाद वो दोनों वहां से चले गए हों और उनके जाने के बाद चीफ आंग यहाँ आया होगा जिसने नवीता को कत्ल कर दिया। चीफ आंग अकेला नहीं होगा, उसके साथ दारा और किम भी होंगे। उन्हें किसी तरह चियांग राय में जानकी और प्रसाद की मौजूदगी का पता चल गया होगा, या मुमकिन है उन्हें सिर्फ नवीता के बारे में पता चला और वो लोग इससे पिछला हिसाब चुकाने के लिए यहाँ पहुंच गए हों। और इत्तेफाक से उस वक्त जानकी और प्रसाद भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने नवीता को तो मौत के घाट उतार दिया और जानकी और प्रसाद को अपने साथ ले गए होंगे। ये सब मफरूजात थे, इनमें से कोई भी बात हो सकती थी, लेकिन ये तय था कि जो कुछ भी हुआ था पिछले आधे घंटे के अंदर अंदर हुआ था। मैं काठी की तलाशी लेते हुए ये सब कुछ सोच रहा था कि पुलिस सायरन की आवाज सुनकर उछल पड़ा। सायरन की आवाज अचानक ही और बहुत करीब से सुनाई दी थी। लगता था जैसे पुलिस की गाड़ी ने काठी के ऐन सामने पहुंचकर सायरन बजाया हो। थाई की आंखों में भी वहशत उभर आई। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तेजी से उस कमरे से बाहर आ गए। जब हम नवीता वाले कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो बाहर किसी गाड़ी का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी। उस तरफ थाई ने मेरा बाजू पकड़कर एक तरफ खींचा। उधर पिछली तरफ भी एक दरवाजा है। मैंने एक नजर बेड पर पड़ी हुई नवीता की लाश की तरफ देखा और थाई के साथ तेजी से पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं भी दरवाजे का बोल्ट हटा रहा था कि काल बैल की आवाज गूंज उठी। पुलिस ने रवायती हिमाकत का सबूत देते हुए दरवाजा खुला होने के बावजूद बराह रास्त अंदर दाखिल होने की बजाय काल बैल बजाना जरूरी समझा था। जराइम पेशा लोग पुलिस की ऐसी हिमाकतों से फायदा उठाते हैं। इस वक्त हमने भी इसी सूरत हाल से पूरा फायदा उठाया और अकबी दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। उस तरफ तारीकी थी। काठी की पिछली तरफ भी कुशादा लान था जिसे पौधों की बाढ़ ने घेर रखा था। 3-4 गुंजान पत्तों वाले ऊंचे दरख्त भी थे जिनकी वजह से तारीकी कुछ और गहरी हो गई थी। हम तेज कदम उठाते हुए नवीता के काठी से दूर होते चले गए और मिलाकर 10 मिनट बाद एक सड़क पर पहुंच गए जहां हमें फौरन ही एक टैक्सी मिल गई। मैंने थाई के साथ पिछली सीट पर बैठते हुए ड्राइवर को क्लॉक टावर चलने को कहा। हम दोनों का अंदाज उस वक्त ऐसा था जैसे घर से मैं तफरीह के लिए निकले हों। 4 मिनट बाद हमारी टैक्सी उस रास्ते से गुजरी जिस तरफ नवीता का काठी था। वहां पुलिस की 3 गाड़ियां नजर आ रही थी और आसपास कई लोग जमा थे। ड्राइवर ने पुलिस की गाड़ियों और वहां जमा लोगों की तरफ देखा, लेकिन रुके बगैर टैक्सी आगे निकाल ले गया। क्लॉक टावर शहर का वस्ती और बारौने इलाका था। कारोबारी इलाका होने की वजह से यहाँ दिन के वक्त भी बड़ी भीड़ भाड़ रहती थी और रात को भी देर तक चहल पहल रहती थी। तमाम बड़ी तिजारती कंपनियों के दफातर बैंक इसी इलाके में वाक़ थे। बैंक दोपहर के वक्त और दफातर शाम 5 बजे बंद होते थे, जबकि शॉपिंग सेंटर और रेस्टोरेंट्स वगैरह रात को देर तक खुले रहते थे। डिस्को और नाइट क्लब तो रात के आखिरी पहर तक खुले रहते थे। वो शाम का इब्तदाई हिस्सा था। तमाम शॉपिंग सेंटर खुले हुए थे। पूरा इलाका रोशनियों से जगमगा रहा था। मैंने टैक्सी जेट यार्ड रोड के कॉर्नर पर रुकवा ली। मीटर देकर ड्राइवर को किराया अदा किया और थाई को इशारा करता हुआ नीचे उतर आया। हम दोनों उस वक्त तक वहां खड़े रहे जब तक टैक्सी हमारी नजरों से दूर नहीं होगी। यहाँ क्यों आ गए? अपने गेस्ट हाउस की तरफ क्यों नहीं गए? थाई ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। वहां से सीधा अपने गेस्ट हाउस की तरफ जाना मुनासिब नहीं था। मैंने कहा, अगर टैक्सी ड्राइवर को किसी किस्म का शुबा हो जाता तो बाद में वो हमारे ठिकाने की निशानदेही कर सकता था। हाँ, ये बात मेरे जहन में नहीं आई, लेकिन अब क्या प्रोग्राम है? क्या गेस्ट हाउस जाना मुनासिब होगा? ऐसा तो नहीं कि हमारा गेस्ट हाउस भी उनकी नजरों में आ गया हो? थाई ने कहा। मेरा ख्याल ऐसा नहीं। मैंने कहा, अगर हमारा ठिकाना उनकी नजरों में आ गया होता तो वो पहला वार हम पर ही करते। मैं चलने में खामोश होकर इधर उधर देखता रहा, फिर बोला, नवीता तो अपनी जान से गई, लेकिन इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा परेशानी जानकी और प्रसाद की तरफ से है। वो न जाने कहाँ हैं, महफूज हैं या दुश्मनों के हत्थे चढ़ गए हैं। क्या ये मुनासिब ना होगा कि हम मजीद परेशान होने से पहले YMC एक गेस्ट हाउस से उनके बारे में मालूमात हासिल कर लें? जब वो बैंकॉक से रवाना हुए थे तो यही तय हुआ था कि YMCA में क्याम करेंगे। हमारे आने के बाद कोई और बंदोबस्त किया जाएगा, थाई ने कहा। मुझे वहां उनके मिलने की तवक्को नहीं, लेकिन बहरहाल मालूम कर लेने में कोई हर्ज नहीं, मैंने कहा और एक बार फिर इधर उधर देखने लगा।
कुछ आगे एक रेस्टोरेंट के सामने पब्लिक टेलीफोन बूथ नजर आ रहा था। हम दोनों उस तरफ चल पड़े। वो दरअसल साथ साथ मिले हुए 2 टेलीफोन बूथ थे और इस वक्त दोनों मसरूफ थे। एक में तो कोई जवान औरत थी जो फोन पर बात करते हुए बाहर की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर बेतहाशा मेकअप थपा हुआ था। वो जिस तरह इत्मीनान से बात कर रही थी उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि फिलहाल रिसीवर से अलग होने का उसका कोई इरादा नहीं था। दूसरे बूथ में एक दराजगामत आदमी था जिसका चेहरा दूसरी तरफ था। हम दोनों सामने खड़े हो गए। तकरीबन 2 मिनट बाद वो आदमी बूथ से निकला तो मैं और थाई अंदर दाखिल हो गए। टेलीफोन सेट के साथ ही दीवार में लगे हुए एक शेल्फ पर एक मुख्तसर सी टेलीफोन डायरेक्टरी भी रखी हुई थी जिसमें चियांग राय के अहम मुकामात का नंबर लिखे हुए थे। थाई डायरेक्टरी खोलकर YMCA का नंबर तलाश करने लगी। उसे मायूसी नहीं हुई, लेकिन YMCA के नाम से कई नंबर थे। पहला नंबर YMCA के गोल्डन ट्राई एंगल इंटरनेशनल हाउस का था जो एयरपोर्ट की तरफ वाक़ था। यहाँ जानकी और प्रसाद की मौजूदगी की तवक्को नहीं की जा सकती थी। पहली बात तो ये कि 5 स्टार होटल था और दूसरी बात ये कि शहर से बाहर था। एक नंबर YMCA सेंटर का था और भी कई नंबर थे। उनमें एक गेस्ट हाउस का नंबर भी था। थाई ने रिसीवर उठाकर गेस्ट हाउस का नंबर मिलाया, लेकिन बड़ी मायूसी हुई। उस गेस्ट हाउस में जानकी और प्रसाद नाम से या उन दोनों के मिलते जुलते हुलियों के अफराद नहीं ठहरे थे। कल की तारीख में बैंकॉक से आने वाली एक देर उम्र औरत अपनी 6 साल बच्ची के साथ वहां ठहरी थी और ज़ाहिर वो जानकी नहीं हो सकती थी। हम फोन बूथ से बाहर आ गए। इस वक्त मेरा दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था। हम दोनों चलते हुए चौराहे पर रुक गए। चौराहे के बस में बहुत बड़ा क्लॉक टावर था जिसके चारों तरफ बड़े बड़े घड़ियाल टंगे हुए थे और इस वक्त 8:20 हो रहे थे। चौराहे पर बड़ी रौनक थी। यहाँ भी सियाहत का सीजन था। दूसरे शहरों से आए हुए और गैर मुल्की सियाह बड़ी तादाद में सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे थे। मुकामी बाशिंदे भी टहल रहे थे। कुछ तो ऐसे थे जो किसी न किसी काम से बाजार आए थे और कुछ महज आंखें सेंकने के लिए इधर उधर टहल रहे थे। उन्हीं लोगों में चोर, उचक्के, उठाईगीर और राहजन भी थे जो शिकार की तलाश में थे। चलो थोड़ी देर वहां बैठते हैं। थाई ने एक काफी शॉप की तरफ इशारा किया। दिमाग घूम रहा है। एक कप काफी पीने को दिल चाह रहा है। दिमाग तो मेरा भी घूम रहा था और वाकई इस वक्त काफी की शदीद तलब हो रही थी। वो काफी उस कदरे पुरसुकून था। हम कॉर्नर की एक मेज पर बैठ गए। वेटर्स फौरन ही हमारे सर पर पहुंच गई। थाई ने एक ब्लैक कॉफी का ऑर्डर दे दिया। चंद मिनट बाद ही वेटर्स कॉफी लेकर आ गई। उस लड़की की उम्र 15-16 साल से ज्यादा नहीं होगी। रंगत अगरचे सांवली थी, लेकिन चेहरे के नुकूश और जिस्म की साख्त में बेपनाह कशिश थी। उसने काफी हाउस का मखसूस ड्रेस पहन रखा था और लिबास ऐसा था कि नजरें बेइख्तियार उसकी तरफ खींची चली जाती थी। मेरे सामने काफी का कप रखते हुए वो किसी कदर झुक गई थी। उसके साथ ही उसके होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट आ गई। कुछ और तो नहीं चाहिए सर? मेरे बोलने से पहले ही थाई बोल पड़ी। और कुछ नहीं चाहिए, चल भाग यहाँ से। उसके लहजे में तलखी थी क्योंकि उसने वेटर्स की हरकत नोट कर ली थी। वेटर्स ने मुस्कुराकर थाई की तरफ देखा और खामोशी से वहां से हट गई। हम जिस मेज पर बैठे थे उसके साथ ही बड़ा सा शीशा लगा हुआ था जिससे बाहर का मंजर भी देखा जा सकता था। काफी की चुस्कियां लेते हुए मैं और थाई मुसलसल बाहर ही देख रहे थे। एक मौके पर जबकि मैं थाई की तरफ झुककर कोई बात कर रहा था, थाई ने मेरा हाथ दबाकर आंख से बाहर की तरफ इशारा किया। मैंने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा तो उछल पड़ा। मेरे दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो गई। वो रंगोली थी। रंगोली के बारे में मुख्तसर कुछ बता देना जरूरी समझता हूँ। वो एक रकासा थी और टाइगर की मंजूर नजर और चहेती समझी जाती थी। जिन दिनों टाइगर से मेरी टसल चल रही थी उन दिनों रंगोली को अक्सर टाइगर के साथ देखा जाता था। वो क्लब 26 और उस जैसे बड़े क्लबों में प्रोग्राम करती थी। ये प्रोग्राम उसे टाइगर की वजह से मिलते थे और मुआवजा भी दूसरी एक क्लास रकासाओं से ज्यादा मिलता था। लेकिन टाइगर की मेरे हाथों मौत से तकरीबन 2 महीने पहले टाइगर से उसकी अनबन हो गई थी। उस रात वो पैराडाइज म्यूजिक हॉल डिस्को में प्रोग्राम करने वाली थी। वो स्टेज पर जाने के लिए तैयार थी। उसका प्रोग्राम शुरू होने में सिर्फ चंद मिनट बाकी थे कि टाइगर ड्रेसिंग रूम में पहुंच गया। वो रंगोली को अपने साथ कहीं और ले जाना चाहता था मगर रंगोली ने इनकार कर दिया। टाइगर अपने किसी मती से इनकार सुनने का आदी नहीं था। वो अपने दोस्तों को भी जरखरीद गुलाम समझता था। रंगोली तो उसके वजह से ऐश कर रही थी। उसके इनकार पर टाइगर भड़क उठा। रंगोली भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने पहली मर्तबा टाइगर के सामने जबान खोली जिसका नतीजा उसे नहायत खतरनाक अंदाज में भुगतना पड़ा। रंगोली की चीखों की आवाज सुनकर क्लब और मैनेजर और दूसरे बहुत से लोग जमा हो गए। रंगोली को बड़ी मुश्किल से टाइगर के पंजे से छुड़ाया गया, लेकिन उस वक्त तक टाइगर उसकी ठीक ठाक मुरम्मत कर चुका था। उसका बाईं तरफ का एक दांत टूट गया था और ठोकरों और गुंसों से उसे कुछ अंदरूनी चोटें भी आई थी। रंगोली को कम से कम 1 हफ्ता हॉस्पिटल में गुजारना पड़ा और उसके साथ ही बैंकॉक में रकासा की हैसियत से उसका कैरियर भी खत्म हो गया। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने पर जब वो अपने फ्लैट पर पहुंची तो वहां कोई और हसीना काबिज थी जिसके साथ 2 खतरनाक सूरतों वाले गुंडे भी मौजूद थे। रंगोली को ना तो फ्लैट में दाखिल होने दिया गया और ना ही उसे अपने जाती इस्तेमाल की चीजें उठाने की इजाजत दी गई। शहर के पोश इलाके में ये शानदार फ्लैट टाइगर ही ने उसे लेकर दिया था। उसका सामान भी बहुत कीमती था और बहुत सी कीमती चीजें तो रंगोली ने अपने पैसों से खरीदी थी, लेकिन उसे यहाँ से एक तिनका भी नहीं उठाने दिया गया।
शहर की नंबर 1 रकासा चश्मे ज़दन में कलाश हो गई। वो बड़े बड़े लोग जो उसके एक इशारे पर उसके कदमों पर दौलत के ढेर लगाते थे, उसके साए से भी दूर भागने लगे। वो सब जानते थे कि टाइगर उससे नाराज हो गया है और कोई भी शख्स रंगोली की मदद करके टाइगर जैसे खतरनाक आदमी की दुश्मनी मोल नहीं लेना पसंद करेगा। 2-3 रोज तक रंगोली दर बदर फिरती रही और बिलाखिर उसे शहर के सबसे घटिया इलाके में वाकई घटिया से नाइट क्लब में प्रोग्राम मिल गया। उस नाइट क्लब में निचले तबके के लोग ही आते थे, जिनमें ज्यादा तादाद गुंडों और बदमाशों की होती थी। कोई रकासा यहाँ चंद रोज से ज्यादा नहीं टिकती थी। रक्स के दौरान में बाज लोग स्टेज पर आ जाते और रकासा के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देते। यहाँ लड़कियों की बॉक्सिंग भी होती थी और इन प्रोग्रामों में हिल्लड़बाजी भी होती रहती थी। उस नाइट क्लब में रंगोली का पहले दिन का प्रोग्राम उसके लिए बड़ा सनसनीखेज साबित हुआ था। शराब के नशे में दो आदमी स्टेज पर चढ़ आए थे और उसे उठाकर हॉल में ले गए थे। वो मेजों के दरमियान चकराती रही, कोई उसे चुटकी काटता, कोई बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचता और कोई उसे गिरफ्त में लेकर किस करने की कोशिश करता। रंगोली ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही, उसकी ये मजबूरी थी। बर्दाश्त ना करती तो 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे कहाँ से मिलते। लड़कियों की बॉक्सिंग का प्रोग्राम खत्म हुआ तो 11 बजे के करीब एक और रकासा पहले स्टेज पर और फिर मेजों के दरमियान थरकते हुए अपने जिस्म की नुमाइश करने लगी। उसके बाद रंगोली की बारी थी और जब उसका प्रोग्राम शुरू हुआ तो हिल्लड़बाजी शुरू हो गई। मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए चंद गुंडों ने हंगामा शुरू कर दिया। लगता था जैसे ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। मेजें और कुर्सियां उल्टी जाने लगी। कुछ तमाशाइयों ने उन गुंडों को रोकना चाहा तो अच्छा खासा हंगामा शुरू हो गया। मारपीट में फर्नीचर और कराकरी टूटने की आवाजें नुमाया तौर पर सुनाई दे रही थी। स्टेज के पर्दे फाड़ दिए गए। रंगोली ने खौफजदा होकर भागना चाहा तो कई लोगों ने उसे घेर लिया। हाल में हंगामा जोरों पर था, तोड़ फोड़ हो रही थी और फिर अचानक तारीकी छा गई। उसके साथ ही रंगोली की खौफनाक चीख भी सुनाई दी और फिर वो चीखती चली गई। तारीकी में किसी ने रंगोली पर तेजाब फेंक दिया था। ये सब कुछ बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत हुआ था। जब क्लब का मेन स्विच ऑफ किया गया तो अंधेरा होते ही किसी ने रंगोली पर तेजाब फेंक दिया था। तेजाब चेहरे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका। थोड़ी दाईं तरफ से जरा झुलसी थी, अलबत्ता सीने का कुछ हिस्सा और पेट बुरी तरह झुलसा था। उस वाक़े के बाद रंगोली को कई रोज हॉस्पिटल में रहना पड़ा। हॉस्पिटल से निकलकर रंगोली एक बार फिर दर दर की ठोकरें खाने लगी। ये शहर जहाँ उसने बड़े अरसे तक लोगों के दिलों पर हुक्मरानी की थी, उसके लिए अजनबी बन गया था। वो लोग जो अखबारात में उसकी तस्वीरें देखकर ही ठंडे सांस भरा करते थे, अब उसके साये से भी डरने लगे थे। लोग टाइगर से डरते थे। उस नाइट क्लब का हशर देख चुके थे, इसलिए अब कोई भी रंगोली को मुंह लगाने को तैयार न था। रंगोली को एक वक्त की रोटी की वही लाले पड़ गए। इसकी हालत भिखारियों से भी बदतर हो गई। वो इस शहर से निकलना चाहती थी, लेकिन इसके पास तो एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। कहीं जाने के लिए किराया कहाँ से लाती। और फिर एक रोज रंगोली की मुलाकात खूनाट नामी एक 1.5 उम्र आदमी से होगी। वो बहुत भद्दा और भारी भरकम आदमी था। पेशे के लिहाज से वो स्टेट ब्रोकर था। कारोबार अच्छा होता तो ऐश करता, बड़े बड़े होटलों में खाना खाता, बढ़िया शराब पीता। कोई ना कोई हसीन काल गर्ल भी उसकी बगल में होती। कारोबार मंदा होता तो लोगों से चंद बात उधार मांगता नजर आता। वैसे उमूदी तौर पर वो मंदी ही का शिकार रहता था। तकरीबन 2 साल पहले उसके माली हालात बहुत अच्छे थे। बड़े बड़े होटलों और नाइट क्लबों में आना जाना था। उन्हीं दिनों उसने कई मर्तबा रंगोली को परफॉर्म करते हुए देखा था। उसका दिल मचला करता था, लेकिन रंगोली उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। और फिर उस रात खोनाट ने रंगोली को एक 3rd क्लास रेस्टोरेंट में बैठे चाय पीते हुए देखा तो फौरन पहचान लिया। उसे रंगोली की यह हालत देखकर हैरत थी। वो बेतकल्फी से रंगोली की मेज पर बैठ गया। उन दिनों खोनाट की माली हालत भी बहुत कमजोर थी। बस इसी किस्म के रेस्टोरेंट में आमदोरफ्त थी जहां कम से कम पैसों में पेट भरा जा सके। 2 साल पहले वो बड़े बड़े नाइट क्लबों में रंगोली को दूर ही से देखकर ठंडे सांस भरा करता था, लेकिन इस वक्त उसे बेतकल्लुफ होने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। उसने रंगोली के चेहरे पर सिर्फ एक तब्दीली देखी थी। थोड़ी पर गहरे ब्राउन रंगत का वो दाग जो तेजाब की वजह से पड़ा था। और हकीकत तो ये थी कि वो दाग भी बुरा नहीं लग रहा था। खोनाट ने रंगोली को अपने साथ चलने की पेशकश की तो रंगोली ने बिला झिझक उस पेशकश को कबूल कर लिया और खोनाट के साथ उसके फ्लैट में आ गई। रंगोली तकरीबन 1 हफ्ता खोनाट के फ्लैट में रही। इसी दौरान में खोनाट ने उसे बुरी तरह पामाल किया था। वो बार बार उसे अपने बेअंगम भद्दे और गंदे जिस्म के बोझ तले रोनता रहा और रंगोली खामोशी से बर्दाश्त करती रही। इसी दौरान में एक रोज रंगोली को खोनाट ही से ये इतला मिली कि टाइगर मेरे हाथों मारा गया है। उसके 3 दिन बाद रंगोली को खोनाट के फ्लैट से भागने का मौका मिल गया। उस रोज खोनाट की जेब में 2,500 बात की रकम मौजूद थी। रंगोली को पता नहीं था कि ये रकम उसने कहां से हासिल की थी। उसने खोनाट की कनपटियां सहलाकर किसी तरह उसे बेहोश कर दिया और उसकी जेब से रकम उठाकर भाग निकली। पेड्रो टाइगर की जानशीनी इख्तियार कर चुका था। वो मुझसे टाइगर के कत्ल का बदला लेने के लिए पागल हुआ फिर रहा था। रंगोली किसी तरह पेड्रो तक पहुंचने में कामयाब हो गई। उसका ख्याल था कि टाइगर की मौत के बाद पेड्रो उसे माफ कर देगा और उसे एक बार फिर अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका मिल जाएगा। मगर पेड्रो ने उसे मजीद जलील करके निकाल दिया और रंगोली ने कसम खाई थी कि अगर कभी मौका मिला तो इन बदमाशों से अपनी बर्बादी का इंतकाम जरूर लेगी।
और ये वही रंगोली थी जो तवील अरसे के बाद यहाँ चियांग राय में नजर आई थी। मुझे रंगोली के बारे में ये सारी बातें नविता ने उस वक्त बताई थी जब वो और प्रसाद बैंकॉक में पैड्रू और दारा वगैरह की सरगर्मियों का पता चलाने के लिए बड़े बड़े होटलों और नाइट क्लबों में घूमते रहते थे। मैंने उन दिनों एक मरतबा सोचा भी था कि रंगोली से राब्ता करके उसे पैड्रू के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए, लेकिन इत्तेफाक से रंगोली बैंकॉक से गायब हो चुकी थी। रंगोली इस वक्त काफी हाउस के सामने फुटपाथ के किनारे पर खड़ी थी। उसे शायद ये सड़क पार करनी थी और वो ट्रैफिक रुकने का इंतजार कर रही थी। मैंने अपनी जगह से उठना चाहा मगर मुझे थाई ने बैठे रहने का इशारा किया और खुद उठकर बाहर चली गई। उस वक्त ट्रैफिक रुक गया। रंगोली ने फुटपाथ से उतरकर सड़क पर दूसरा कदम रखा ही था कि थाई ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रंगोली ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में उलझन थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, थाई उसे हाथ पकड़कर दोबारा फुटपाथ पर ले आई। रंगोली से बातें करते उसने मेरी तरफ इशारा भी किया। मैं गहरी नजरों से रंगोली की तरफ देख रहा था। हमारे दरमियान अगरचे तकरीबन 8 फुट का फासला था, लेकिन मैंने महसूस किया था कि रंगोली की आंखों में उलझन सी नजर आने लगी और फिर वो थाई के साथ चलती हुई काफी हाउस के दरवाजे में दाखिल हो गई और थोड़ी देर बाद वो मेरे सामने बैठी हुई थी। अब रंगोली के चेहरे पर मुकम्मल सुकून और इत्मीनान था। वो मुझे पहचान चुकी थी। चंद जुमलों के तबादले ही से मुझे अंदाजा हो गया कि पैड्रू वगैरह के हवाले से रंगोली का दिल अब भी शदीद नफरत से भरा हुआ था। मैं गौर से देख रहा था। मैंने बैंकॉक में उसे सिर्फ 1 या 2 मरतबा देखा था। उसकी ठोड़ी पर गहरा ब्राउन दाग बदनुमा नहीं लग रहा था। इस वक्त उसने पीले रंग की टी शर्ट और सफेद पतलून पहन रखी थी, जिसके तंग से पांचे पिंडलियों से ऊपर टांगों से चिपके हुए थे। थाई ने वेटर्स को इशारा करके उसके लिए भी काफी मंगवाई। टाइगर ने तुम्हारे साथ वाकई बहुत ज्यादती की थी। थाई ने मौजू बदलते हुए कहा। हमें जब पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। हमने तुमसे राब्ता करना चाहा तो तुम बैंकॉक छोड़ चुकी थी। तुम्हारे हाथों टाइगर की मौत के बाद मैंने सुख का सांस लिया था। रंगोली ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मेरा ख्याल था कि टाइगर की मौत के बाद पैड्रू मेरे और टाइगर के झगड़े को भूलकर मुझे माफ कर देगा, लेकिन उसने भी मुझे जलील किया। उसके बाद ही मैंने बैंकॉक छोड़ा और मैंने कसम खाई कि अगर जिंदगी में कभी मौका मिला तो इन बदमाशों से अपनी जिल्लत और रुसवाई का बदला जरूर लूंगी, लेकिन लगता है मैं उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं कर सकूंगी। तुम बहुत कुछ कर सकती हो रंगोली, थाई ने कहा, लेकिन ऐसी बातें यहाँ नहीं हो सकती। तुम हमें अपना एड्रेस बताओ, हम इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। मेरी रिहाइश शाह मठ रोड से कुछ आगे मस्जिद के करीब है। मस्जिद? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। हाँ, यहाँ मुसलमानों की एक बड़ी मस्जिद है। ज्यादातर रिहायशी इलाका है, मगर तुम लोग शायद आसानी से वहाँ ना पहुँच सको। मैं अपना फोन नंबर लिख देती हूँ, मुझे फोन करके अपनी लोकेशन बता देना, मैं तुम लोगों को ले जाऊंगी। रंगोली ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, याद आया, तुम्हारा एक दोस्त भी तो यहाँ आया हुआ है। मैंने कल रात भी उसे देखा था और आज भी। उसके साथ बैंकॉक की हिंदू लेडी डॉक्टर भी थी। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ओह, मैं चौंक गया। मुझे समझने में देर ना लगी कि वो प्रसाद और जानकी की बात कर रही थी। आज तुमने उन्हें कब देखा? मैंने पूछा। यहाँ तुम लोगों से मुलाकात से 20-25 मिनट पहले, रंगोली ने जवाब दिया। वो दोनों एक टैक्सी में माइफा ब्रिज की तरफ जा रहे थे। क्या तुम्हें यकीन है कि दोनों वही थे? इस मर्तबा थाई ने पूछा। मैं तुम्हारे उस दोस्त को कैसे बोल सकती हूँ? क्या नाम है उसका? प्रसाद। वो नविता के साथ बैंकॉक के नाइट क्लब में घूमता रहता था। नविता तो बहुत दिनों से यहाँ है। मैं कई मरतबा उससे मिल भी चुकी हूँ और वो लेडी डॉक्टर, उससे तो मैं बैंकॉक में एक मरतबा इलाज भी करवा चुकी हूँ, लेकिन ये बहुत अरसा पहले की बात है। उस वक्त टाइगर से मेरी दोस्ती नहीं थी, रंगोली ने बताया। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मैंने थाई की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी तमानियत सी आ गई। जानकी और प्रसाद खैरियत से थे। हमारे ज़हनों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था, लेकिन मेरे ख्याल में तुम लोगों को इस तरह बेपरवाही से नहीं घूमना चाहिए, रंगोली ने कहा। 2-3 दिन पहले मैं यहाँ चीफ आंग को भी देख चुकी हूँ। उसके साथ दूसरे साथी भी होंगे। वो लोग तुम्हारे बदतरीन दुश्मन है और अब भी पैड्रू के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है रंगोली, मैंने कहा। तुम्हारा फोन नंबर थाई ने नोट कर लिया है। हम जल्दी तुमसे राब्ता करेंगे। मैं रात 11 बजे के बाद घर पर ही मिलूंगी। रंगोली ये कहते हुए उठ गई। तुम लोग आओ तो इत्मीनान से बातें होंगी। रंगोली चली गई और हम एक बार फिर जानकी और प्रसाद के बारे में बातें करने लगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी इतला थी कि वो दोनों खैरियत से थे। अब सिर्फ ये पता लगाना था कि वो कहाँ हैं। थोड़ी देर बाद हम भी काफी हाउस से निकल आए। उस वक्त 9:30 बज रहे थे। हमारी रिहाइश माइकोक रिवर के करीब सिंगा कलाय रोड पर वाकई गेस्ट हाउस में थी। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि क्लॉक टावर से सिंगा कलाय रोड का कितना फासला था। रंगोली ने बताया था कि उसने जानकी और प्रसाद को एक टैक्सी में सवार माइवा ब्रिज की तरफ जाते हुए देखा था। ये ब्रिज भी जाहिर है दरिया पर ही होगा और माइकोक रिवर इतना तवील था कि मेरे लिए ये अंदाजा लगाना दुश्वार था कि वो ब्रिज किस इलाके में होगा, और फिर ये अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं था कि वो लोग उस इलाके में कहाँ गए थे। हम क्लॉक टावर से चलते हुए रताना रोड पर घूम गए। यहाँ कुछ अच्छे रेस्टोरेंट भी थे। थाई की जगह रुक गई। मुझे भूख लग रही है, क्यों ना खाना खा लिया जाए। उसने एक बारबेक्यू स्टॉल की तरफ इशारा किया। एहतियात खुशबू से मेरी भूख भी चमक उठी थी। बारबेक्यू स्टैंड वगैरह फुटपाथ को घेर कर लगाए गए थे, जिससे पैदल चलने वालों को खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। उनके साथ ही फुटपाथ पर मेजें और कुर्सियां भी लगी हुई थी। लोग बैठे हुए लज्जत कामोदहन में मशगूल थे।
इन बारबेक्यू स्टॉल के पीछे शॉप्स भी थी जो ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उनमें भी मेजें और कुर्सियां लगी हुई थी। बाहर बैठना हमारे लिए मुनासिब नहीं था। हम एक दुकान में आ गए। यहाँ भी वेटर लड़कियां ही थी। मैंने वेटर्स को फिश और चिकन रोस्ट का ऑर्डर दे दिया। 10:15 बजे के करीब हम खाना खाकर वहां से निकले। कुछ दूर तक पैदल चलने के बाद हम एक टुक टुक में सवार हो गए और ड्राइवर को गेस्ट हाउस का पता बता दिया। अपनी मंजिल तक पहुंचने में 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। गेस्ट हाउस के बरामदे में ही मुख्तसर सा दफ्तर बना हुआ था। इस वक्त एक अधेड़ उम्र औरत ऑफिस टेबल के पीछे कुर्सी पर बैठी टेलीफोन पर बात कर रही थी। हमें अंदर आते देखकर उसने रिसीवर रख दिया। वो अजीब सी नजरों से कभी थाई और कभी मेरी तरफ देख रही थी। उसकी नजरों के अंदाज से मैं खटके बगैर नहीं रह सका। तुमने उस औरत की नजरों पर गौर किया था? थाई ने कमरे में पहुंचकर कहा। लगता है जैसे उसे हम पर किसी किस्म का शुबा हो। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था, मैंने जवाब दिया और बेड पर रखे हुए बैग को देखते ही चौंक गया। मुझे अच्छी तरह याद था कि शाम 6 बजे यहाँ से निकलने से पहले थाई ने यह बैग कुर्सी पर रखा था और इसकी जिप भी बंद की थी। लेकिन अब यह बैग ना सिर्फ बेड पर रखा हुआ था बल्कि इसकी जिप भी खुली हुई थी। थाई ने भी ये बात फौरन ही महसूस कर ली। ओह, वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए बोली। उसने बड़ी उजलत में बैग को चेक किया, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, हमारे बैग की तलाशी ली गई है। कोई चीज चोरी तो नहीं हुई? मैंने पूछा। नहीं, कोई चीज कम नहीं, लेकिन तलाशी लेने का मतलब है कि ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं है।